बात करें नए चैप्टर की। यस, योर रेशियो इज कंप्लीटेड। एक लास्ट चैप्टर आपकी बुक का, मतलब लास्ट चैप्टर एक्चुअली आपकी लास्ट बुक का है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका लास्ट चैप्टर है, बट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन पहले समझ तो लें कि कैश फ्लो है क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3। अभी AS3 क्या है? दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उन्होंने हमें स्टैंडर्ड दिया है कि ऐसे ही मेंटेन करो, ऐसे ही फॉर्मेट बनाओ, इस तरीके से ही लिखना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बहुत सारे डेफिनेशंस, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की हुई है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पहली चीज़ तो वहीं से समझ आ जाती है। सेकेंड, कैश फ्लो, वर्ड से ही पता लगता है कैश का फ्लो। फ्लो कैसा? या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, बाहर दे रहे हो या फिर आप ले रहे हो। सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द कैश फ्लोज, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, क्या है कैश इक्विवेलेंट? बताएंगे, आगे पढ़ना ही वही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड अंडर द रिपोर्ट, मतलब आप जब भी एक स्टेटमेंट बनाते हो, जितने भी टाइम के एक स्टेटमेंट बनाते हो, नॉर्मली 1 अप्रैल टू 31 मार्च वही बनाते हैं हम, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो तब तक के पूरे साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो तो हम कैश बुक से भी देख सकते हैं, है ना। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? हम उन सारे कैश फ्लोज को कैटेगराइज करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। किस बेसिस पे? ये अंडर 3 हेड्स, 3 हेड हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पैसा आया तो, पर वो किस एक्टिविटी की वजह से आया, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वर्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब क्या? काम करना। बिजनेस जिस चीज का है उसका। अगर मेरा बिजनेस क्लोथ का है, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मेरा क्लोथ जो बिकेगा या जो आएगा, उससे पैसा जो भी आना जाना रहेगा, परचेजिंग, सेलिंग इन द क्लोथ, वो सारा मेरा ऑपरेटिंग में है। उससे रिलेटेड लेबर, उससे रिलेटेड वेजेस, उससे रिलेटेड मेरी मशीन, उससे रिलेटेड मेरा प्लांट, सब कुछ, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर मेरा पैसा जा आ रहा है तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमें ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगेन, यहाँ पे हम एसेट्स, लायबिलिटी की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल कॉस्ट की बात करेंगे, क्योंकि एक साल के अंदर क्या क्या कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है वो। सेकेंड, इन्वेस्टिंग। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, पैसा डालते हो। इन्वेस्टमेंट किस में होता है? मशीन ली तो इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी ली इन्वेस्टमेंट है, प्लांट लिया इन्वेस्टमेंट है, FD ली इन्वेस्टमेंट है। तो आप अदर देन बिजनेस का कोर एक्टिविटी, जब आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसा डालते हो, तो उससे आपको अगर पैसा आता है या जाता है, कुछ भी हो, तो वो सारा हमें इन्वेस्टिंग में डालना है। फाइनेंसिंग, वर्ड फाइनेंसिंग का मतलब है मैं किसी से पैसा ले रही हूं फॉर द बिजनेस। तो मे बी मैं शेयर्स की बात करूं, डिबेंचर्स की बात करूं, जो तुमने पढ़ा है लास्ट बुक में, है ना। तो शेयर्स, डिबेंचर, उससे पैसा आता है, जाता है, हम रिडीम करते हैं, हम इंटरेस्ट पे करते हैं, हम डिविडेंड पे करते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ये होती है जहां हमारी कंपनी को फाइनेंस मिलता है, चाहे आप लोन लो बैंक से, किस तरीके से भी, तो पैसा आता है हमारी कंपनी में एज अ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब किसी ने हमको फाइनेंस किया है, हमारे बिजनेस को, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो जो भी एक्टिविटी हो, कैसे उसको हम 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डालेंगे, 3 डिफरेंट हेड्स में डालेंगे, वही कैश फ्लो है, ठीक है, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्यों करना है हमें कैश फ्लो, क्या ज़रूरत है? मेन तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। यू कैन सी कहाँ से पैसा आ रहा है। अब ये पैसा सिर्फ कैश नहीं है, बैंक में भी आ रहा है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब जो बिल्कुल ही हम अब मार्केट के अंदर डालने वाले हैं, बिल्कुल ही वो लिक्विडेट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको लिक्विडेट करने में। सो दैट ऑल इज ऑल्सो इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ध्यान रखना है, कैश हाथ में हो, बैंक में हो, मोस्ट लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है, व्हाट आर द सोर्सेस, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये पता चलना चाहिए हमें। क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ पैसा लग रहा है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा पैसा लग रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो सोर्सेस क्या है ये कैश के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के, वो ध्यान रखना है। देन एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पैसा लग रहा है। एप्लीकेशन मीन्स वेयर आई एम स्पेंडिंग एंड सोर्सेज मीन्स फ्रॉम वेयर आई एम रिसीविंग, जहाँ से पैसा मिल रहा है सोर्सेस, जहाँ हम पैसा लगा रहे हैं वो एप्लीकेशन। फिर पता लगना चाहिए हमें कितना एक्चुअली में चेंज हुआ। हमने अगर 5,000 रखे थे लास्ट ईयर, इस साल 10 हो गए, इसका मतलब 5 उसमें ऐड हुआ है, तो चेंज कितना हुआ है। तो डिटरमाइन द चेंज,
चेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो डिटरमाइन द नेट चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. 3 ही चीज़ें हैं, कहाँ से आया, कहाँ लगा और कितना चेंज हुआ. यही चीज़ जानने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं. 3 डिफरेंट हेड्स में कैश जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको बांटते हैं. इसके बाद समझते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, फिर उसके बाद हम उसके सम्स करना स्टार्ट करेंगे. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस की. क्या है इंपॉर्टेंस, क्यों करना है, वो तो ऑब्जेक्टिव था. इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले हमें पता चलता है कि कैश फ्लो कितना है. ठीक है, फर्स्ट इज फैसिलिटेट एंड असर्टेनिंग कैश फ्लो. पता चलता है कितना आ रहा है कैश, कितना जा रहा है कैश, उससे पता चलता है हमें अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लें तो. ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लानिंग. ऑब्वियसली आपको प्लान करना है बहुत सारी चीज़ें. मुझे पता हो कि मेरी कितनी इनकम है तो ही तो मैं प्लान करूंगी कि मेरे को ईएमआई कितनी भरनी है ना. तो पता होता है कितना इनफ्लो आ रहा है तो आगे की प्लानिंग भी उसी हिसाब से ही होती है. दैट्स अगेन सेकेंड पॉइंट. देन नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी जानने में. ऑब्वियसली मुझे पता चलेगा कि मेरे पास पैसा कितना आता है तो उसी हिसाब से ही मैं पेमेंट्स भी क्लियर कर पाऊंगी इजीली. मुझे पता चलेगा मैं कितनी पेमेंट क्लियर कर सकती हूँ, मतलब कितना मेरा दायरा है, कितना मेरा लिमिटेशंस हैं कि इसके अंदर मेरे पास पैसा है तो इतने में से मुझे देना है. तो उससे पता चलता है कि लिक्विडिटी कितना है, पैसा हाथ में कितना आता है, सॉल्वेंसी कितना है, मैं कितना दे सकती हूँ. सो उस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो. नेक्स्ट, एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट. ऑब्वियसली पता चलता है हमें कि ऑपरेटिंग से इतना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से इतना आ रहा है, फाइनेंसिंग से इतना आ रहा है, तो मुझे पता लग रहा है कौन सी एक्टिविटी मेरी स्ट्रांग है और कौन सी मेरी वीक जा रही है. तो उस वीक एक्टिविटी को मुझे उठाना है ताकि वो भी स्ट्रांग बन जाए. तो कैश मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाते हैं हम उसमें. तो हमें समझ में आता है कि कहाँ से कैश नहीं पता चलता ना कितनी बार कि कैश आ गया तो खुश हो गए, ऐसा नहीं है. हमें समझना पड़ेगा वो कैश किस एक्टिविटी से आ रहा है. क्या पता ऑपरेटिंग से आ ही ना रहा हो, जो बिजनेस आप कर रहे हो उससे पैसा आ ही ना रहा हो. तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा कैश का कि नहीं प्रॉपर एफिशिएंटली यहाँ से भी कैश आना चाहिए. कंपैरेटिव स्टडी, यस अभी जो मैंने बोला कि ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट, ये 3 एक्टिविटी है. इन 3 एक्टिविटी से अगर अलग अलग मैं सोचूंगी, समझूंगी कि कौन सी एक्टिविटी किससे रिलेट करनी है, कौन सी कंपेयर करनी है, तो कंपेरेटिव स्टडी आप कर सकते हो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की भी, डिफरेंट ईयर्स की भी. ठीक है. अगेन रीजन्स फॉर कैश पोजीशन, मतलब कि इनफ्लो आउटफ्लो आपको पता चलेगा ना बेसिकली आपकी ये पोजीशन क्यों है. किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलती है ना. वो क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के कारण हुआ, फाइनेंसिंग के कारण हुआ, या ऑपरेटिंग में प्रॉब्लम है. तो रीजन क्या है मेरी ऐसी कैश पोजीशन का, मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, कहाँ निकल रहा है, मेरे पास पैसा इतना सारा कैसे आ गया. दैट जो उसके पीछे के रीजंस है, पीछे के कॉजेज है, वो पता चलते हैं हमें. देन मैनेजमेंट के डिसीजन परफेक्ट रहे कि नहीं. मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया, उसके बेसिस पे क्या ऑपरेटिंग में चेंजेस आए, क्या इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आए तो क्या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं. तो आप इवैल्यूएट कर सकते हो मैनेजमेंट के डिसीजंस को भी बेस्ड ऑन द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों ही. ठीक है. डिविडेंड डिसीजन, पता है कि ऑपरेटिंग से पैसा आ रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, बिजनेस की एक्टिविटी के कारण ही आ रहा है, तो उसमें आपको पता चलता है कि मेरे को डिविडेंड कितना देना चाहिए, कैसे मेरा शेयर होल्डर भी खुश होगा, ताकि मेरी कंपनी का गुडविल बना रहे, ताकि मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट आता रहे. तो वो डिविडेंड डिसीजन लेने के भी काम आता है अगर मुझे पता चले कि मेरा कैश फ्लो कितना है, कहाँ से है, कैसे होगा. देन अगेन कैपिटल बजटिंग. व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजट, कैपिटल का बजट बनाना. मैं शेयर से कितना लूँ, मैं डिबेंचर से कितना लूँ, क्या मुझे ओनर्स फंड पे रिलाई करना चाहिए, क्या मुझे डेप फंड पे रिलाई करना चाहिए, कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छी है. मेरी कैश इनफ्लो आउटफ्लो से मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कैपिटल का बजटिंग कैसे करना है, मुझे कितना पार्ट किस सोर्स से उठाना है कैपिटल वे से, चाहे वो शेयर लो, चाहे वो डिबेंचर लो, या हम जो बोलते हैं कि ओनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज योर लेंडर्स फंड, है ना. तो वो हम दोनों में से चूज करते हैं, तो वो हमारा कैपिटल बजटिंग हमें कैश फ्लो से पता चलता है. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कहाँ यूज करने वाले हो, कैसे उसको बेसिकली कंज्यूम करने वाले हो, बेसिकली उसके इंपॉर्टेंस क्या है. अब बात करते हैं क्या है लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स क्या हैं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्या नॉन कैश ट्रांजैक्शन का कोई मतलब नहीं होता है. मैंने माल दे दिया, पैसा तो आया ही नहीं, तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है. इस ट्रांजैक्शन का कोई वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए कि भाई मिल जाएगा यार,
यू विल गेट दैट इन द फ्यूचर, बट उसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। कैश फ्लो का तो मतलब यही है, आया गया उसी से बात करो। जो हमने क्रेडिट में इतनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, और आज की लाइफ में आप देखते हो ज़्यादातर बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्रेडिट बेस पे होती है, तो क्या करें, उसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि कैश फ्लो में तो कैश फ्लो है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कैश नॉन कैश ट्रांजैक्शन को हम दिखा ही नहीं सकते। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसका मतलब क्या हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, एसेट लायबिलिटी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ बैलेंस शीट। ये एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी, आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, आपको बनानी ही पड़ेगी, उनके अलग यूजेस हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है क्लियरली। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल नेचर। ऑब्वियसली सारे अकाउंट जो आप बनाते हो, चाहे लेजर बनाओ, चाहे जर्नल बनाओ, चाहे रेशो बनाओ, चाहे कुछ भी, व्हाटएवर, अकाउंट्स है ही हिस्टोरिकल इन नेचर। जो हो गया उसकी बात कर रहे हैं हम, उसमें से कितना पैसा निकला, कितना पैसा आया, क्या जो हो गया उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या जो होने वाला है उसकी बात करो ना, प्रॉब्लम वही है। तो लिमिटेशन यही है कि हिस्टोरिकल इन नेचर। द नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी। क्या ये प्रॉपर लिक्विडिटी बताता है? क्या पता चल जाता है कितना आपके पास पैसा आ सकता है या आ जाएगा? एग्जैक्टली पता चलेगा? नहीं, एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। पहले कितना हुआ है वो पता चल रहा है, कितना हो सकता है वो अगेन एक ऑप्शन, अगेन वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि वो फोरकास्टिंग ही है। तो दैट इज ऑल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक्यूरेसी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्यूरेट होगा? डिपेंड करता है। अगर आपका इनकम स्टेटमेंट सही है, आपका बैलेंस शीट सही है, तो ये भी सही है, क्योंकि ये बनता कहाँ से है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनेगा, बैलेंस शीट से बनेगा। अगर वो करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है, नहीं है, प्रॉब्लम्स है, तो बेटा ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। सो लिमिटेशन क्या डिपेंड करता है इसकी एक्यूरेसी, खुद का एक्यूरेसी इंडिपेंडेंट नहीं है। हम सारे ट्रांजैक्शन से ही नहीं उठा रहे हैं कैश फ्लो, तो बेसिकली इसकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी पे। अंडरस्टूड? तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस एंड दीज आर द लिमिटेशंस। ओके, एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक काम कर लो, पॉज कर लो, सारे पॉइंट्स देख लो, पॉइंट्स लिख लो नोटबुक में। बहुत अच्छा रहता है कि शॉर्ट फॉर्म में पता चल जाता है। इनके अगेन वो आप बनाते ही हो फर्स्ट वर्ड्स को लेकर, जो आपको याद करने के लिए, जैसे ट्रिपल एन है, एन क्यूब बना लेते हो आप, है ना, HAA ट्रिप एन क्यूब, हाँ बना सकते हो आप याद करने के लिए, पॉइंट से इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप कर लीजिए। इसके बाद हम करने वाले हैं कि जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम बेसिकली बाइफिकेट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द 3 डिफरेंट हेड्स जो हमने पढ़ा था। तो उसका थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बोलो, प्रैक्टिस बोल लो, अब करेंगे वो वाला पार्ट।